नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में किस तरह से तप रही है, हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है और हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। आपको हम जंग की वो 3 तस्वीरें दिखाएंगे जो तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया अब शांति के रास्ते पर नहीं बल्कि जंग की पटरी पर दौड़ रही है। आइए वो क्या है 3 तस्वीरें मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरे बाईं और दाईं ओर ये वो 3 बड़ी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो पहली तस्वीर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर यूक्रेन एक बार फिर से हमलावर है। रूस के 14 इलाकों पर ड्रोन बरसाए जा रहे हैं। पहली तस्वीर को आप समझ सकते हैं, पुतिन ने परमाणु हमले तक की धमकी दे दी, यानी यूक्रेन के ड्रोन अब जंग को न्यूक्लियर मोड की तरफ धकेल रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी गाजा की, लेकिन ये तस्वीर है मिस्र में शांति की पहल किस रूप में की जा रही है। बातचीत आखिरी दौर में है, लेकिन गाजा की जर्मन जमीन अभी भी जल रही है। इजराइल बमबारी से बाज नहीं आता। 2 साल हो चुके हैं, गाजा राख बन चुका है, लेकिन धमाके थमने का नाम नहीं लेते। और अब मेरी इस ओर है तीसरी तस्वीर, जहां पर युद्ध का नया मोर्चा खुल रहा है। कैरिबियन में सिर्फ 46 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका वॉरशिप खड़े हैं और वेनेजुएला ने भी कमर कस ली है। मदुरो की चेतावनी है, ट्रंप की धमकी है और अब दोनों आमने सामने हैं। ये 3 तस्वीरें, 3 जंग और एक सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है? ये वो तमाम बड़ी तस्वीरें हैं जो आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आक्रमण क्या है? और रूस ने यूक्रेन को एक बार फिर से दहला दिया है। बड़ी खबर, विध्वंसक हमलों से खार्किव पर दहल उठा है। खार्किव में रूस ने मिसाइल दागी है। यूक्रेन के कई अहम ठिकानों पर हमला बोला है और यह हमला है बेहद ही जबरदस्त। रूस ने यूक्रेन को एक बार फिर दहलाया। किस रूप में? समझिए, रूस यूक्रेन लगातार विध्वंसक पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, आग की लपटें हैं और है सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रखे हैं किस तरह से यहाँ पर एक तरफ जनजीवन प्रभावित है, दूसरी तरफ युद्ध लगातार चरम पर है और तीसरी तरफ यहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। ये तो कुछ भी नहीं, एक और बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई, एक और वॉर ब्रेकिंग। वॉर ब्रेकिंग क्या है? वॉर ब्रेकिंग है, रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला है, बड़ा हमला किया है। खार्किव में रूस का जबरदस्त बारूदी अटैक है। बड़ी खबर यह है, वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। मिसाइल हमले से खार्किव शहर दहल उठा है। बड़ी खबर, 18 धमाके हुए, लोग दहशत में हैं, लोग घबराए हुए हैं। रूस अटैक करता है, यूक्रेन जवाब देता है, यूक्रेन अटैक करता है, रूस जवाब देता है। अब रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से हमला बोला है उसका एक और उदाहरण, उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। खार्किव में रूस ने जबरदस्त बारूदी अटैक किया है, मिसाइल दागी है खार्किव शहर में। एक के बाद एक धमाके हुए, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, टोटल 18 धमाके। लोग दहशत में हैं। तस्वीरें देखिए, यहाँ की विध्वंसक तस्वीरें। तो रूस ने हमला बोला तो आखिर यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन ने किया है जोरदार पलटवार। बड़ी खबर। तो अगली बड़ी खबर, किस रूप में रूस ने इस हमले का जवाब दिया है आपको ये बता दूं। बेलगोरोद में यूक्रेन ने भी लगातार बारूदी प्रहार किया है। तगड़ा बारूदी प्रहार था ये। थर्मल पावर प्लांट पर विध्वंसक अटैक हुए। यूक्रेनी हमले से पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गए। तो रूस पर यूक्रेन का एक और हमला सामने आया है। जी हां, एक और इसी बीच बड़ी खबर जान लीजिए। रूस पर यूक्रेन का एक और हमला। तो रिफाइनरी पर हमला किया है यूक्रेन ने, ताबड़तोड़ हमले किए
रूस पर ताबड़तोड़ हमला किया है। हमने ये भी कहा है, हमने ऊर्जा प्रतिष्ठानों को टारगेट किया, रिफाइनरी से तेल बेचकर रूस जंग लड़ता है और उसी को ही टारगेट किया है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया रूस पर दबाव ही युद्ध रोका जा सकता है। कायदे से पश्चिम देश दबाव डाल सकते थे, लेकिन पश्चिम देश दबाव नहीं डाल रहे हैं। और इस बीच ज़ेलेंस्की का बयान, रिफाइनरी पर अटैक को लेकर, ऊर्जा प्रतिष्ठानों को हमने टारगेट किया, रिफाइनरी से तेल बेचकर रूस जंग लड़ता है और उसी को ही कंट्रोल करना होगा। इसीलिए सीधे अब उसी बात पर, उसी मुख्य जगह पर ही टारगेट किया जा रहा है। रिफाइनरीज पर टारगेट करके ज़ेलेंस्की पुतिन की चिंता बढ़ा रखे हैं, नींद उड़ा रखे हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटों से लगातार ज़ेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से रूस पर ऐसे ही रिफाइनरीज पर अटैक किए जा रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं पिछले 2 महीनों में यूक्रेन ने रूस को आखिर किस तरह से दहला दिया है। समझिए जरा, पिछले 2 महीनों में 85 से ज्यादा जगहों पर, अहम ठिकानों पर अटैक किया है यूक्रेन। टारगेट पर ऑयल, ये कहा जाए रिफाइनरीज हैं। ज्यादातर हमले हुए हैं FP1 ड्रोन से, उन्हें अंजाम दिया गया और बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। आप अगर FP1 ड्रोन की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक की रेंज होती है, जो अपने आप में यूक्रेन के माध्यम से टारगेट सेट करके हमले को अंजाम देने में बहुत निर्णायक होती है। और अगर हम एक FP1 ड्रोन की बात करें तो उसकी कीमत तकरीबन $55,000 की जा रही है। और इसी तरह के फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से भी कई जगहों पर हमले लगातार यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं और उसमें रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन का लंबी दूरी का अभियान अब नए चरण में एंटर कर चुका है। यानी कि आप ये समझिए कि यूक्रेन अभी तक एक तरह से डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे थे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की की तरफ से अटैकिंग मोड शुरू हो चुका है और यूक्रेन अब लंबी दूरी को एक तरह से टारगेट कर रहे हैं। यानी कि आप ये समझिए कि यूक्रेन अब अपने घर से बैठकर लंबी दूरी तय करते हुए पुतिन के घर को टारगेट कर रखे हैं। एक तरफ यूक्रेनी ड्रोन रूस की सरजमी पर तबाही मचा रखे हैं, एक ही रात में 14 इलाकों में बमबारी करके रूस की नींद उड़ा दी है। लेकिन पुतिन अब जवाब में आसमान की दहशत उतारने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि रूसी ताकत का नया चेहरा यानी कि MiG-41 आने को तैयार है। ये वही फाइटर जेट है जो मैक 4 की रफ्तार से उड़ेगा और F-35 जैसे स्टील्थ जेट को हवा में ही गिरा देगा। पुतिन अब अमेरिका और यूक्रेन को यह संदेश देना चाहते हैं, जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, अब आसमान भी जलाया जाएगा। रूस के 14 इलाके एक साथ एक ही रात में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस को थर्राया। जिसकी सेनाएं पूरी दुनिया में ताकतवर मानी जाती हैं, वो ड्रोन हमलों के सामने बेबस नजर आईं। नरसंहार की दस्तक है ये, तबाही की आहट है, क्योंकि अब रूस की सरजमी पर यूक्रेन के ड्रोन वार की आहटें तेज हो चुकी हैं। यूक्रेनी ड्रोन का कहर रूस पर बरस पड़ा है। न सिर्फ 1-2 बल्कि एक साथ 14 रूसी इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन ने तबाही मचा रखी है। निचली नोवगोरोड से लेकर क्रीमिया तक धमाके, आग और दहशत का वो मंजर जो पूरे रूस को हिलाकर रख दिया है। रूस के निचली में महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, वही फैक्ट्री जहां से रूस को मिलते हैं एंटी टैंकर हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और घातक गोला बारूद। वहां बीती रात यूक्रेनी ड्रोन ने सीधा हमला कर दिया। धमाकों की गूंज ऐसी थी कि
रात का सन्नाटा चीखों में तब्दील हो गया। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी सेना का दावा है कि इस हमले ने रूस की युद्धक क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी अफसर अब भी इस हमले से सन्न है। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि 251 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराए हैं, मगर जमीनी सच्चाई कुछ और बयां कर रही है। अब आपको बताते हैं कि इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट क्या था। क्रीमिया का तेल टर्मिनल था। जी हाँ, यूक्रेनी ड्रोन ने सीधे उस तेल टर्मिनल को निशाना बनाया जहां से रूस को फ्यूल सप्लाई होती है। टर्मिनल पर लगी आग कई घंटों तक भड़कती रही। रूस की आग बुझाने की कोशिशें मौनी साबित हुई। इस हमले के पीछे एक साफ संदेश है कि यूक्रेन अब बैकफुट पर नहीं, अटैक मोड में आ चुका है। इतना ही नहीं, रूस की 18वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के गोला बारूद डिपो को भी यूक्रेनी ड्रोन ने उड़ा दिया। ये वही डिपो है जहां से जंग के मैदान में फ्रंट लाइन पर तैनात रूसी टुकड़ियों को सप्लाई दी जाती है। अब वहां बस राख है और रूस के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या रूस की एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं? क्या यूक्रेनी रणनीति में इतनी तेजी आ गई है कि मॉस्को उसे रोक नहीं पा रहा है? क्योंकि ये महज एक हमला नहीं था, ये था मनोवैज्ञानिक हमला, जहां रूस की धरती पर तबाही बरसी और दुनिया ने देखा। यूक्रेन अब पलटवार कर रहा है, वो भी उसी भाषा में जिसमें रूस 2 साल से कर रहा है, यानी कि बारूद की भाषा, बम की बोली। दावा यह किया जा रहा है कि रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ड्रोन वार आने वाले युद्ध की नई तस्वीर होंगे, जहां मिसाइलें नहीं ड्रोन लड़ेंगे और मौत ऊपर से बरसेगी। जंग का ये नया चेहरा है, जहां तकनीक टैंकों पर भारी है, जहां गोला बारूद की फैक्ट्रियां अब महज फैक्ट्रियां नहीं बल्कि दुश्मन की नसें बन चुकी हैं, जिन्हें काटने की तैयारी यूक्रेन ने कर ली है। इस हमले के बाद रूस की सियासत में खलबली है, सेना में बवाल है और दुनिया की नजरें इस ड्रोन वॉर की आग पर टिकी हैं। तो क्या ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है? क्या कूटनीति की भाषा अब पूरी तरह दफन हो चुकी है? एक बात तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ युद्ध नहीं रहा, ये बन चुका है ड्रोन बनाम डिफेंस का मुकाबला। और ये मुकाबला जितनी तकनीक है उतना ही विनाशकारी भी। अब देखते रहिए कि कौन झुकेगा, कौन टूटेगा और कौन अपनी जमीन पर लहू से लिखेगा जीत की इबारत। तो वही रूस अब एक नए मिशन पर अग्रसर है। रूस का नया शेर MiG-41 मैदान में आने को बेकरार है।
वो जेट जिसने टकराने के इरादे की हवा छोड़ दी है। रूस ने अपने MiG-41 प्रोजेक्ट के बाहरी डिजाइन को अंतिम रूपरेखा दे दिया है और दावा किया जा रहा है कि ये F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर को चुनौती देने के लिए बनाया जा रहा है। ये लंबी दूरी इंटरसेप्ट मैच 4+ यानी करीब 4800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में टूट सकता है। एक ऐसा दहशतनाक आंकड़ा जो मुकाबले की नई तस्वीर खींचता है। MiG-41 को सिर्फ स्पीड का जादूगर नहीं कहा जा रहा, यह नियर स्पेस यानी 80,000 फीट तक पहुंचकर हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टील्थ विमानों और यहां तक कि लो अर्थ ऑर्बिट के उपग्रहों को भी निशाना बना सकता है। यानी रूसी रणनीति में अब मैन एंड मशीन का कहर शामिल है। MiG-41 में एडवांस रडार और सेंसर्स लगाए गए हैं जो एक साथ कई टारगेट्स लॉक कर सकेंगे। हथियारों के मामले में MPKR DP मल्टीपर्पज मिसाइल सिस्टम का जिक्र किया गया है। एक बड़ी मिसाइल जो छोटे सब मिसाइल छोड़कर तेज लक्ष्यों पर बरस सकती है। क्या यह हथियार F-35 की स्टील क्षमता को हल निकाल पाएंगे? ये वक्त बताएगा, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इस जेट पर लेजर डिफेंस सिस्टम और कंबाइंड साइकिल इंजन जैसे एडवांस तकनीकें हैं। रूस का कहना है कि MiG-41 आर्कटिक डिफेंस रणनीति में भी अहम रोल अदा करेगा। यानी युद्ध की ये नई शक्ल तो जाहिर है वैश्विक हवा का मिजाज बदल रहा है। स्टील्थ बनाम इंटरसेप्टर, स्पीड बनाम सटीकता और टेक्नोलॉजी बनाम रणनीति। MiG-41 का दावा बड़ा है, दावों का शोर भी बड़ा है, पर असली फैसला आकाश पर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तब आसमान में MiG-41 से एक युद्ध की अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि रूस का ये MiG-41 आखिर क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी क्षमता क्या है। आइए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल नाम है MiG-41, टाइप है लंबी दूरी इंटरसेप्टर, वर्जन पायलट प्लस अनपायलट और टाइम यानी 4 सेकंड पलक झपकते ही सीधे अपने टारगेट को ध्वस्त कर देने का। अब जरा इसकी रफ्तार भी समझ लीजिए। इसकी रफ्तार है 4800 किलोमीटर प्रति घंटा, 4800 किलोमीटर प्रति घंटे की ऊंचाई, 80,000 फीट और टाइम मात्र 6 सेकंड। यानी कि आप जब तक पलक झपकेंगे तब तक टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका होगा। अब समझिए, अगर ये किसी को अपना लक्ष्य तय कर लेता है तो स्टील्थ फाइटर जेट किस तरह से इसको अंजाम देता है। F-35 जैसे एक तरह से इसकी खासियत है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक तरह से इसकी खासियत मानी जाती है। लोड सैटेलाइट्स के तौर पर इसकी अपने आप में एक बहुत मजबूत पहचान है और अगर टाइम देखा जाए तो मात्र 5 सेकंड। अब आगे बढ़ते हुए सेंसर्स और रडार को भी समझना बहुत जरूरी है। एडवांस रडार माना जाता है, कई लक्ष्य एक साथ लॉक कर दिए जाते हैं। लॉन्ग रेंज की निगरानी एक साथ में नजर आता है, ये इसके लक्ष्य की कैटेगरी में है। एडवांस रडार सिस्टम है, कई लक्ष्य एक साथ टारगेट कर सकता है और लॉन्ग रेंज तक ये सीधे सीधे निगरानी कर सकता है। अब आप समझिए, अगर आगे बढ़ते हुए इसकी और खासियतों की मैं बात करूं तो MPKR DP मल्टी स्पिलिट मिसाइल इसे माना जाता है।
एयर टू स्पेस मिसाइलें इसमें एक शामिल है। सब मिसाइल शाखा स्वाम का एक ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आप समझिए इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा एडवांस है। टेक्नोलॉजी एडवांस कैसे? लेजर डिफेंस प्लान है, कंबाइंड साइकिल इंजन है इसका, और इतना ही नहीं बल्कि एडवांस वर्जन भी इसका नजर आता है। इंटरसेप्ट और आक्रामक रक्षा, आर्कटिक सुरक्षा, एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन इसकी खासियत है। ताकत बनाम सवाल की बात करें तो स्पीड, रेंज, मल्टी टारगेट, वास्तविकता या दावों का खेल, हालांकि सवाल अभी भी वही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है आक्रमण में, वो जान लीजिए युद्ध के मैदान से। तो टॉमहॉक मिसाइल को लेकर बड़ी खबर है। यूक्रेन को जल्द ही टॉमहॉक मिसाइल मिलने जा रही है। ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा है, ज़ेलेंस्की बताएं टॉमहॉक अगर मिल गया तो क्या करोगे? टॉमहॉक मिसाइल लेकर आखिर प्लान क्या है? ज़ेलेंस्की को बताना होगा। ट्रंप ने कहा है टॉमहॉक पर ज़ेलेंस्की पहले अपना प्लान बताएं और उसके बाद में फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। ट्रंप ने कहा यूक्रेन रूस जंग को हम और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की यूक्रेन लगातार टॉमहॉक मिसाइल की मांग करता रहा है अमेरिका से। अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण बेड़ा, बड़ी मिसाइलों में से एक टॉमहॉक मिसाइल मानी जाती है और जिस भी टारगेट को तय कर ले, लक्ष्य को पूरी तरह से ध्वस्त करके ही मानती है ये मिसाइल। इसके पहले भी लगातार अमेरिका की तरफ से बातें कही गई थी कि टॉमहॉक देने पर विचार किया जा सकता है यूक्रेन को, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे पूछा है कि ज़ेलेंस्की पहले बताएं कि आखिर इस टॉमहॉक मिसाइल का करेंगे क्या, प्लान क्या है, क्योंकि हम नहीं चाहते रूस और यूक्रेन का युद्ध और आगे बढ़े। तो ज़ेलेंस्की के टॉमहॉक मिसाइल की मांग पर ट्रंप ने पूछ लिया है टॉमहॉक लेकर आखिर क्या करोगे, प्लान क्या है। ये सीधे सीधे बात उनकी तरफ से कही गई है। लगातार अमेरिका की तरफ से ये बड़ी बातें सामने आती रही हैं। ये पूछा ट्रंप ने, यूक्रेन को टॉमहॉक देने का निर्णय तो लिया, लेकिन खास बात ये है कि अपनी खास बातें, ये अपना लक्ष्य बताने की भी बात कही गई है। और समझिए जरा टॉमहॉक का यूक्रेन क्या करेगा, ये बात जरूर पूछी गई है, शर्त रखी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यूक्रेन टॉमहॉक मिसाइल आखिर कहां भेजेगा ये बताएं। अमेरिका की तरफ से खासतौर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है टॉमहॉक देने से पहले मैं कुछ सवाल जरूर पूछूंगा। युद्ध को और बढ़ाना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है। समझिए, क्योंकि टॉमहॉक एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको लेकर पुतिन की नाराजगी लगातार नजर आती रही है अमेरिका को लेकर। अब समझिए, पुतिन लगातार वार्निंग दे रहे हैं अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, यूक्रेन को टॉमहॉक देने का फैसला गलत हो जाएगा। बार बार वो कह रहे हैं यूएस ने अगर टॉमहॉक दिया तो संबंध खराब हो जाएंगे। अपने आप में ये मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए ज़ेलेंस्की से बार बार पूछ रहे हैं कि आप टॉमहॉक का करोगे क्या अगर दिया जाता है। कुछ शर्तों के साथ में ही इस पर देने का निर्णय बनाया जा सकता है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग। तो युद्ध के मैदान से बड़ी खबर, रूसी ड्रोन से परेशान जर्मनी ने एक पहल की है। पहल क्या है? पहले ड्रोन घुसपैठ के बाद में जर्मनी एक्शन में है। लेजर बेस एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। ड्रोन का पता लगाने और नष्ट करने की तैयारी अब जर्मनी की तरफ से की गई है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार रूस की तरफ से ड्रोनी घुसपैठ देखने के कई मामले सामने आए। अब लेजर बेस एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है जर्मनी की तरफ से। वहीं ड्रोन घुसपैठ पर जर्मनी का बड़ा बयान सामने आया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बड़ा दावा किया है ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस का हाथ है। बड़ी खबर यह है कि ड्रोन घुसपैठ पर जर्मनी ने एक बड़ा दावा किया है। बड़ा दावा क्या है? वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से ड्रोन अटैक हुए, ड्रोन घुसपैठ हुआ है, इसके पीछे और कोई नहीं, उसके पीछे रूस का ही हाथ है। जर्मनी की सुरक्षा के लिए ये एक बड़ा रूस का खतरा है। रूस लगातार जर्मनी की मुश्किलें बढ़ाना चाहता है और अपने आप में फ्रेडरिक मर्ज बड़ा दावा कर रहे हैं। जर्मनी के चांसलर, उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं।
जर्मनी आखिर किस तरह से रूसी ड्रोन से खौफजदा है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल जर्मनी लगातार परेशान है। जर्मनी और रूस के बीच में तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है और जर्मनी में रूसी ड्रोन लगातार घुसपैठ कर रही है। ये बड़े आरोप जर्मनी की तरफ से लगाए गए हैं। रूस ने जर्मनी में ड्रोन घुसपैठ से सीधा सीधा इनकार किया है। रूस कह रहा है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जो ड्रोन नजर आए उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन रूस जर्मनी की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, ये जर्मनी की तरफ से बार बार बड़ा दावा किया गया है। जर्मनी के चांसलर की तरफ से म्यूनिख एयरपोर्ट पर लेजर बेस एंटी ड्रोन सिस्टम अब तैनात किए गए हैं, यानी कि कोई भी ड्रोन आएगा उसे लेजर बेस के माध्यम से टारगेट किया जाएगा, उसे इंटरसेप्ट किया जाएगा। 3 अक्टूबर को 2 शहरों में बाकायदा ड्रोन नजर आए थे और उसके पहले और उसके बाद में भी कई अलग अलग जगहों पर ऐसी घटना सामने आई। म्यूनिख एयरपोर्ट और शिलेस्विग हॉल्स्टन में बाकायदा ड्रोन नजर आए और ये भी आरोप लगाया गया कि ये ड्रोन किसी और के नहीं बल्कि ये ड्रोन थे रूस की तरफ से। हालांकि बार बार पुतिन कहते हैं कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये बड़ी बातें लगातार रूस और जर्मनी की तरफ से कही जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जंग के मैदान से क्या है, आइए आपको बताती हूँ। बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर है शांति बातचीत के बीच में गाजा एक बार फिर से बमबारी से गूंज रहा है। अगली बड़ी खबर जो है, अगली बड़ी खबर गाजा और इजराइल के बीच में चल रहे तनाव को लेकर है। शांति वार्ता चल रही है मिस्र में, लेकिन इसके बावजूद गाजा लगातार बमबारी से गूंज रहा है। इजराइल ने गाजा पर मिसाइल अटैक किया है। हमले में गाजा की कई इमारतें तबाह हुई हैं। ताबड़तोड़ हमलों से गाजा में भारी नुकसान है। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें किस रूप में नजर आती हैं। यहाँ की इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। आपको दिखाते हैं कि करके तस्वीर, अगर आप यहां पर देख पाएं किस तरह से चारों तरफ इमारत पूरी तरह से मलबे में तब्दील है। और देखिए ये इलाका जहां पर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है और ये हाल है यहाँ पर। जैसे ही मिसाइल अटैक हुआ बड़ी बड़ी इमारतें अब वो पूरी तरह से सीमेंट का जंजाल और पूरी तरह से एक मैदान बन चुकी है। देखिए आंखों के सामने एक जोरदार धमाका होता है और वो धमाका दूर से ही नजर आता है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। ये चारों तरफ आप नजर घुमाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही तस्वीर नजर आएगी, तबाही ही तबाही की। और ये तस्वीर पिछले 2 सालों से लगातार नजर आती है। 7 अक्टूबर को ही 2023 को इजराइल और गाजा के बीच में शुरू हुआ युद्ध आज किस मुकाम पर आ पहुंचा है। गाजा 80% से ज्यादा नष्ट हो चुका है। अभी भी एक तरफ मिस्र में लगातार शांति वार्ता पर चर्चा चल रही है, लेकिन फिर भी देखिए एक तरफ शांति वार्ता, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ गाजा पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं और यही बात गाजा की तरफ से भी लगातार की जा रही है। इन्हीं तस्वीरों के साथ में आइए अब मैं आपको बताती हूँ एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। तो बड़ी खबर गाजा में सीज फायर पर मिस्र में एक तरफ बातचीत चल रही है। पहले राउंड की बातचीत हो चुकी है, आज दूसरे राउंड की बातचीत का मौका। पहले राउंड की बातचीत शर्म अल शेख में पूरी हुई, दूसरी राउंड की बातचीत भी लगातार जारी है। इजराइल हमास बातचीत के लिए सहमत हैं, सशर्त सहमति जताई गई है। समझिए यहाँ पर अमेरिका के प्रतिनिधि, अमेरिका के अधिकारी, इजराइल के नेता और ये कहा जाए कि हमास या गाजा का प्रतिनिधि मंडल चर्चा कर रहा है। सशर्त चर्चा हो रही है। ये मिस्र में ये चर्चा हो रही है। 2 बार की वार्ता पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि 2 सालों के बाद में आखिरकार विध्वंस खत्म होगा। तो गाजा की सरजमी पर आज फिर बम गिरे, गाजा फिर सिसक उठा, क्योंकि इस जंग को अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। ये 2 साल तबाही के, ये 2 साल बर्बादी के, ये 2 साल बर्बरता के। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई जंग जिसने गाजा को मलबे में तब्दील कर रख दिया। 80% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, 90% लोग बेघर हो चुके हैं और लाखों जिंदगियां बस धुएं में उड़ गई। आज भी गाजा पर हमले जारी हैं और बातचीत सिर्फ कागजों पर है। सवाल ये कि क्या ये जंग कभी थमेगी?
या गाजा हमेशा मलबे में ही सिसकता रहेगा? एक तरफ मिस्र में बातचीत अपने आखिरी पड़ाव पर है, दूसरी तरफ गाजा की जमीन पर अभी भी बमों की बारिश हो रही है। गाजा में बमबारी के 2 साल हो गए हैं। ये 2 साल की बरसात है जहां बारिश खून की, राख की, विस्थापन की है। انظروا الى شعب غزة الذي يموت بالله عليكم انظروا الى غزة الذي 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई वो रात जब हमास ने इजराइल में घुसपैठ कर दी। फिर उसके बाद जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। पर अब उस बिगुल की गूंज से ज्यादा गाजा में हमलों की सन्नाटेदार गूंज है जो हर दिन, हर घंटे, हर पल बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की सैटेलाइट रिपोर्ट बताती है कि 80% इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। 90% स्कूल अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। 98.5% खेत उजड़ चुके हैं। तो वहीं मौत का आंकड़ा तकरीबन 66,000 से ज्यादा हो चुका है। लाखों लोग टेंटों में रहने को मजबूर हैं, बेमदद, बेचारगी जिंदगी गुजार रहे हैं। ना पानी है, ना बिजली, ना इलाज है, बस जिंदगी कटी जा रही है। गाजा अब सिर्फ जमीन नहीं, एक बिखरा हुआ सपना है। बच्चों के नन्हे ख्वाब मलबे के तले दबे हैं। ये अर्ध सत्य नहीं, ये हकीकत है। तेईस लाख लोग, जिनमें से करीब 90% बेघर हो चुके हैं। पुराना गाजा मिलिट्री जोन में बदल चुका है। अस्सी फीसदी इलाका अब कब्रगाह बन चुका है। يا الله يا الله يا الله انتبهنا يا رب فيش ضاي الارض فاضيه اللي اندفن فيها فيش ضاي الارض فاضيه يا عرب فيش ضايل بس بتجيبوا لنا اكفان। इजराइल ने बफर जोन बनाया, कॉरिडोर खींच दिए। मोरॉक कॉरिडोर ने गाजा को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया। ये बफर जोन नाम की दीवारें इंसानियत पर एक लंबी चोट है। जहां आम आदमी चलता था, अब वहां सिर्फ मलबा, आंसू और सिर्फ भूख है। एक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 66,158 की मौत, जिनमें से 18,423 बच्चे शामिल हैं। 39,384 बच्चे ऐसे हैं जिनके या तो मां नहीं है या पिता की जान जा चुकी है। 17,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके दोनों माँ बाप खो चुके हैं। सोचिए, छोटे छोटे हाथ, चेहरों पर उदासी और बेबसी, टूटे हुए भविष्य की राख चेहरों पर मल रहे हैं। राहत एजेंसियों के मुताबिक ये अब शहर नहीं, जिंदा बचे लोगों का कैंप है, जहां लाखों लोग दर दर पानी की एक बूंद के लिए गुहार लगाते हैं। अस्पताल खंडहर है, दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, ऑपरेशन टेबल पर भी इंसान बर्बाद हो रहे हैं। इंसानियत की हलचलें खामोश पड़ी हैं।
पर सहायता की किट में सिर्फ कागजों की हड्डियां बची हैं। इन 2 सालों में हमले से जमा मलबे का आंकड़ा तकरीबन 54 मिलियन टन बताया जा रहा है। इसे साफ करने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे और अरबों डॉलर खर्च होगा। यूएन ने कहा कि आधे से ज्यादा लोग भुखमरी की कगार पर हैं। $4.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है। यह आंकड़े का अनुमान कच्चे हैं। हर आंकड़े के पीछे इंसान होता है, एक मोहर होती है, घर होते हैं, बचपन होते हैं जिनको छीन लिया गया है। दो साल गलियों में अब बस चिल्लाहटें बची हैं। बचपन के खिलौने मलबे में दबे हैं। स्कूल पहले तो रहे नहीं, जो बचे सिर्फ उसके दरवाजे जंग खाए पड़े हैं। ये नफरत की दीवारें जमीन पर लहू की नसें छोड़ चुकी हैं। हर माँ दुखी है, परेशान है, बेबस है, लाचार है, क्योंकि उसका सब कुछ उजड़ चुका है। न बेटा बचा न बेटी। घर तो न जाने कहां खो गए हैं। घर जाने का रास्ता मलबों में दब चुका है। ऐसी बहुत सी माएं कहती हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, बच्चे भूखे हैं। يعني في ناس بتاخذ وفي ناس بتاخذش واحنا لحتى الان هاي الاقتصاد عند هذا لحتى الان ما تقدرش تفكر। रात में डर से नींद नहीं आती। किसे बताएं, कौन है जो हमारी सुनता है? ये आवाजें महज बयान नहीं, ये इंसानियत की पुकार है। दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें जारी हैं। मिस्र और कई देश मध्यस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जमीनी हकीकत यह है कि हर बातचीत के बीच बम गरजते हैं, इमारतें ध्वस्त होती हैं और मानवता दम तोड़ती जा रही है। अगर वार्ता है तो बच्चों की जिंदगी क्यों कीमती नहीं है? अगर बातचीत है तो स्कूलों को क्यों तहस नहस किया जा रहा है? दुनिया देख रही है, रिपोर्टें पढ़ रही है, पर कदम उठाने में आलस्य क्यों है? इन सवालों के जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि एक्शन में होने चाहिए। दुनिया के कई लोग कहते हैं, कई संगठन कहते हैं कि रुकिए, सोचिए, इंसान पहले है, राजनीति बाद में। गाजा में जो कुछ भी हुआ, उसने हमें इंसान बने रहने का सबक देने की कोशिश की है। 2 साल पूरे हो चुके हैं, पर गाजा अभी भी धधक रहा है। यहाँ की राख में दबी हर कहानी, हर जख्म, हर माँ की पुकार दुनिया को याद रखनी चाहिए। अगर इंसानियत है तो आवाज उठाइए, अगर शर्म है तो कार्रवाई कीजिए। गाजा की जमीन पर लिखी हर कहानी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश छिपी है, जिंदा रहने की।
आखिर किसने कहा कि इंसानियत को विस्थापित किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि 2 साल में गाजा में किस तरह की बर्बादी मची, किस तरह की तबाही हुई, वो आपको समझना होगा। क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से ये कत्लेआम शुरू हुआ, जिस तरह से पूरा हमला शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ, और तब से अभी तक स्थिति 80% इमारतें गाजा की तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्कूल तक को टारगेट किए गए इजराइल की तरफ से। गाजा में 90% स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, उजड़ चुके हैं। अगर खेत खलिहानों की बात करूं तो अब इस समय गाजा में ऐसी स्थिति है, लगभग हर जगह पर आपको जंगल वीरान नजर आता है, क्योंकि 85.5% खेत उजड़ चुके हैं। यानी कि मात्र 1.5% की खेती किसानी अब गाजा वासियों के पास में है। खेती लायक जमीन अब ना के बराबर है। 58.5% खेती पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद में जमीन खेती लायक ही नहीं है। पानी, बिजली, इलाज यहाँ पर बेहद मुश्किल है। इतना ही नहीं, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए लोग उसके लिए भी अब तरस रहे हैं। पीने का साफ पानी तक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, करीब 54 मिलियन टन मलबा पूरे गाजा में नजर आता है। और आप समझिए यहाँ पर स्थिति अब ऐसी है कि अगर यहाँ पर एक बार फिर से रिहेबिलिटेशन शुरू हो, मलबा हटाने में 10 सालों से ज्यादा का वक्त लग जाएगा, जानकार ये कहते हैं। और अगर आकलन किया जाए तो यहाँ पर 4.5 करोड़ डॉलर का एक तरह से नुकसान की बात कही जाती है। यानी 4.5 करोड़ डॉलर का नुकसान अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें कि यहाँ पर स्थिति क्या है, तो समझिए अगर गाजा फिर से दुरुस्त होने की भी स्थिति करे तो 90% स्कूल तबाह हो चुके हैं। 10 यूनिवर्सिटीज की 51 इमारतें यहाँ पर बर्बाद हो चुकी हैं। 30,000 करोड़ का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। 94% अस्पतालों को नुकसान हुआ है। 40,000 करोड़ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उपजाऊ जमीन बनाने में अब किसान इसलिए चिंतित हैं क्योंकि 25 सालों का वक्त लग जाएगा। सिर्फ 223 हेक्टेयर ही खेती लायक यहाँ पर अब स्थिति बची हुई है। मात्र 232 हेक्टेयर की खेती यहाँ पर नजर आती है। वहीं जिस तरह से यहाँ पर स्थिति है, युद्ध के 2 सालों के बाद में क्या हालात हैं वो आपने समझा है। और आक्रमण में आइए बात कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, युद्ध के मैदान से बड़ी खबर। तो गाजा से इस वक्त की बड़ी खबर है, आईडीएफ को गाजा में बड़ी कामयाबी मिली है। अंडरग्राउंड ठिकानों से लॉन्ग रेंज रॉकेट बरामद किए गए हैं। देखिए, इजराइल के अंदर तक हमला करने में सक्षम है ये रॉकेट। आईडीएफ को गाजा में बड़ी कामयाबी मिली। ये कहा जाए हमास का जखीरा है, गाजा में हथियारों का जखीरा। और ये कहा जाए कि आईडीएफ का जैकपॉट, ये सुरंगें जो हमास की लाइफलाइन कही जाती हैं, और उसी जगह पर ये लॉन्ग रेंज की रॉकेट मिसाइलें बरामद की गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ मिस्र में शर्म अल शेख में बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ गाजा में ऑपरेशन जारी है। आखिर इसका क्या उद्देश्य है? तो आईडीएफ ने दरअसल गाजा में लंबी दूरी के रॉकेट खोजे हैं और ये गाजा में लगातार एक्शन जारी है। इजराइल के अंदर तक हमला करने में ये रॉकेट सक्षम माने जाते हैं, इसलिए अब इजराइल काफी गदगद है। जब्त रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार हालत में मिले, यानी कि पूरी तैयारी थी आईडीएफ को या इजराइल को टारगेट करने की। सेंट्रल इजराइल के हिस्सों को निशाना बनाने वाले थे, यह भी माना जा रहा है। ब्रिगेड 401 की टीम को ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। यहां पर हमास के ठिकानों से बड़े हथियार मिले हैं, ठिकानों से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है और विस्फोटक, रेडियो, बुलेट और कई हथियार भी इस दौरान बरामद हुए हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। अब बात साफ है, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जंग होकर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि धमकी अब शब्दों में नहीं, हथियारों में तब्दील हो चुकी है। कैरिबियन की लहरों के बीच में अब मिसाइलों की गरज है। सिर्फ 46 किलोमीटर की दूरी पर बारूद की चिंगारी तय रखी है। अमेरिकी वॉरशिप अलर्ट मोड पर है, F-35 जेट स्टैंड बाय पर है। तो वहीं मादुरो ने भी एयर डिफेंस तैनात कर दिया है। अब ये टकराव
टलता नहीं नजर आता। दुनिया देख रही है अगला युद्ध किस मोड़ पर मुड़ेगा। कैरिबियन सागर अब लहरों से नहीं मिसाइलों से दहकने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि हद में रहो मादरो, वरना रौंद दिए जाओगे। और इस धमकी के बाद अब सिर्फ 46 किलोमीटर दूरी पर है एक खूनी टकराव। पिछले एक महीने से दबाव, धमकी और डर का खेल चल रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने समंदर में अपनी जंग का जोरदार ट्रेलर दिखा दिया है। कैरिबियन में तैनात हो चुके हैं वॉरशिप्स, तैनात है मिसाइलें और हवा में उड़ रहे हैं F-35 स्टील्थ। पोर्टो रिको में अमेरिका ने 10 F-35 जेट्स तैनात कर दिए हैं। F-35B मरीन के स्पेशल जेट्स भी एक्टिव मोड में हैं और इसी के साथ शुरू हो चुका है स्पेशल ऑपरेशन का प्री वॉर स्टेज। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को सीधे कहा कि हद में रहो। मतलब साफ है कि अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी नहीं देगा, अब कार्रवाई करेगा। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी कहां डरने वाले। उन्होंने दो टूक लहजों में कहा कि हम किसी भी हमले के लिए तैयार हैं, अमेरिका भी अपने हद में रहे। मादुरो का दावा है कि उनकी एयर डिफेंस मिसाइलें स्टैंड बाय है और अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो जवाब करारा मिलेगा।